हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम कि ऐसी कैसी चीज़ हमने एक जगह और देखी थी कि शिशिर जो ऋतु था उसके अंदर कफ का संचय हो रहा था, और वो ही संचित कफ जो है वो सूर्य की गर्मी को देख करके पिघल गया, और वो पिघल करके वसंत में उसका प्रकोप हो गया। ऐसी कैसी चीज़ देखो यहाँ पे आई है कि वर्षा के अंदर पित्त का संचय हुआ, फिर जैसे ही धूप उसको लगी तो पित्त का प्रकोप हो गया। ठीक है, सेम चीज़ है। अच्छा, हो गया तो अब क्या करें? तो अब देखो कह रहा है कि इसमें संचित पित्त शरद ऋतु में जो है कुपित हो जाता है, इस पित्त को शांत करने के लिए क्या करो? तिक्त घृत का, विरेचन का और रक्त मोक्षण का। तिक्त घृत का, विरेचन का और रक्त मोक्षण का सेवन करो। तिक्त घृत ही क्यों? क्योंकि तिक्त कौन सा है? तिक्त है प्रबल पित्तनाशक। हमने बोला था कि जो तिक्त जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो किसकी वजह से? पित्त की वजह से होते हैं। तो उसके अंदर जो तिक्त रस है वो सबसे ज़्यादा काम आता है। याद करो जब फोड़े फुंसी हो जाते थे तो ये सब ये दादी अम्मा वगैरह क्या बोलते थे अपन को कि नीम की जो छाल होती है वो घिस के लगाओ, बोलते थे कि नहीं? तो नीम का रस कैसा होता है? तिक्त। तिक्त का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो ये जो कड़वी चीज़ें आप खाओगे, करेले का जूस पीते हैं किसके लिए? स्किन को साफ रखने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। तो ब्लड का, पित्त का रिलेशन बिठा लो आप तिक्त रस के। तिक्त रस से कैसे बिठाओगे? नीम याद रख के कि नीम नीम सोप यूज़ करते हैं ना स्किन के लिए। तो ये याद रखो कि जो तिक्त रस होता है वो स्किन के लिए और पित्त के लिए और ब्लड के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पे पित्त प्रकोपित हो रहा है इसलिए विशेष रूप से तिक्त घृत बताया है। तिक्त घृत का मतलब ये होता है, घी जो होता है ना उसको तिक्त जो द्रव्य होते हैं उससे संस्कारित कर देते हैं। मतलब जैसे आपको नीम का घी बनाना है या फिर नीम का तेल बनाना है तो उसकी एक पर्टिकुलर एक विधि होती है जो आप रसशास्त्र भैषज कल्पना में पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझ लो कि पत्तियाँ निकालो नीम की और उसको थोड़ा अच्छी तरीके से पीस लो और घी के साथ उसको गर्म कर लो अच्छे से। तो जो तिक्त रस जो है इसका है वो घृत के अंदर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि घृत का एक गुण होता है। बताओ ऐसा कौन सा गुण होता है जिससे वो दूसरों का गुण अडॉप्ट कर लेता है? संस्कार अनुवर्तन घृत का एक ऐसा गुण है जिससे वो दूसरे जितने भी उसके साथ जितनी भी चीज़ें आप डालोगे उन सब के गुणों को अडॉप्ट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हम यहाँ पे तिक्त घृत का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि घृत जो है सबसे अच्छा संस्कार अनुवर्तक होता है। तिक्त क्यों यूज़ कर रहे हैं? तिक्त घृत किस तरीके से बना रहा है ये बता दिया मैंने। फिर कहा कि विरेचन कराओ। विरेचन इसलिए कराओ क्योंकि पित्त के लिए बेस्ट होता है, अब ये तो आप भी बता सकते हो। फिर बोला कि रक्त मोक्षण कराओ। रक्त मोक्षण भी शोधन का एक टाइप होता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों कि जो ब्लड होता है ना, दूषित ब्लड, इसमें कंसेप्ट ये होता है कि मान लो ये आपकी ये वेन है, इसके अंदर से ब्लड जा रहा है और हमारे जो ब्लड है वो उसकी दुष्टि कौन करेगा? वो हमेशा पित्त करता है। अब पित्त के साथ दूसरे दोष भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन मेनली ये सारा काम जो है ना ये पित्त का ही होता है क्योंकि पित्त रक्त से रिलेटेड है। एक चीज़ आप पढ़ोगे आश्रय आश्रय भाव, उसके अंदर बताएंगे। ठीक है, तो अब ये पित्त जो है ना ये दूषित पित्त है, ये ब्लड के साथ जा रहा है। अब हम है ना अगर ऐसा करें कि इस ब्लड से इस पित्त को निकाल दें कहीं से खींच करके तो कैसा करें? तो फिर तो ब्लड प्योर हो जाएगा। बस इसी कंसेप्ट के ऊपर एक रक्त मोक्षण चलता है। इसकी बहुत सारी विधियाँ होती है। रक्त मोक्षण का मतलब मोक्षण मतलब मोक्ष कर देना, मुक्त कर देना, तो रक्त को निकाल देना। कौन से रक्त को? दूषित रक्त को। तो इसकी एक जो विधि होती है जलौकावचारण वाली है ना वो बताते हैं आपको, लीच थेरेपी जिसको बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रखी होती है ना, फोड़ा फुंसी होता है या फिर एक्ने वाला होता है, किसी को फंगल एक्ने होते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसके ऊपर उस लीच को लगा देते हैं। तो अब ऐसा कहते हैं कि ये जो लीच है ना ये जो दूषित रक्त है उसी को ही पीती है सबसे पहले। तो दूषित मतलब पित्त वाला, जो दूषित पित्त वाला रक्त है उसको वो पी लेगी और फिर जैसे उसको पी लेती है तब उसको हम निकाल देते हैं। उसके लक्षण आते हैं कि कब जो है वो दूषित रक्त खत्म हुआ और वो अच्छे रक्त को पीना शुरू हो गई, तो उससे पहले उसको निकाल देना है। जैसे उसने दूषित रक्त पी लिया फिर उसको दबा करके उसको उल्टी करवाते हैं, उसको वो सारा निकलवाते हैं, वरना वो नशे में हो जाती है। तो ये बहुत से मज़ेदार चीज़ है, ये तुम्हारे जलौकावचारण 27 चैप्टर है शायद, पढ़ना उसके अंदर। तो इनको लीच जो होती है ना उनको नशे भी हो जाते हैं अपने ब्लड के, तो इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें कराते हैं फिर लीच को वॉमिटिंग कराना और खैर आगे की बात है वो। तो ये रक्त मोक्षण का टाइप है। रक्त मोक्षण बेसिकली समझ लो कि जो दूषित रक्त है ना उसको मोक्षण मतलब कि मुक्त कर दो। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम शरद ऋतु के अंदर कर रहे थे। कौन कौन सी? तिक्त घृत लो, विरेचन कराओ और रक्त मोक्षण कराओ। अब देखो अब आगे क्या है। हम्म
क्या कहो कि भूख लगने पर तिक्त मधुर कषाय रस वाले लघु अन्न का प्रयोग करो, शाली मूंग चीनी आंवला परवल मधु और जांगल मास का प्रयोग करो। जांगल मास जो है वो तो सबके अंदर कॉमन है, सभी के अंदर लिख सकते हो, सिर्फ एक ऋतु को छोड़ करके, वो है हेमंत ऋतु। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं करना। फिर रस का अगर बात करते हैं तो मैंने क्या बोला था, उसमें हमेशा दोष को पकड़ो। तो यहाँ पे पित्त का प्रकोप हो रहा है तो मधुर तिक्त कषाय जो थे एमटी के वो पित्त शामक रस थे, तो ये तुम्हें याद रह जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या बोला, शाली चावल। तो शाली चावल एक और ऋतु के अंदर था, वो अपनी ग्रीष्म ऋतु थी, है ना, उसके अंदर भी शाली चावल था। ये शाली वाली कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ याद रखना, चीनी और आंवला। चीनी मधुर होती है इस वजह से, और आंवला जो होता है ना वो प्रबल पित्त शामक होता है। आंवला देखो अम्ल रस का होता है, आंवला खट्टा होता है ना, अम्ल रस का होता है, लेकिन उसके अम्ल प्रधान होता है ये। तो वैसे इसमें कषाय रस भी होता है, इसमें 5 रस होते हैं लवण को छोड़ करके, लेकिन अम्ल प्रधान होता है। फिर भी ये पित्त का प्रकोप नहीं करता, पित्त का रस अम्ल होता है, चरक सूत्र 1 में पढ़ोगे। लेकिन फिर भी ये पित्त का प्रकोप नहीं करता, क्योंकि इसका वीर्य शीत होता है, ये प्रकृति में ठंडा होता है, शीत होने की वजह से ये पित्त का प्रकोप नहीं करता। अब ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आगे जाके ये कॉमन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अभी से इसको ध्यान रख लो कि आंवला जो है वो पित्त का प्रकोप नहीं करता। एक ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है कि जो घी है वो स्निग्ध होता है, लेकिन फिर भी अग्नि मंद नहीं करता। घी के गुण किससे, कफ से मिलते हैं ना। तो हमने क्या कहा था, जब जब कफ बढ़ता है तब तक अग्नि मंद होता है। तो अगर घी खाओगे तो अग्नि मंद होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अग्नि को बढ़ाता है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये पदार्थ में पढ़ना तुम लोग, पदार्थ जो पढ़ाएंगे वो बताएंगे आपको, है ना, ऐसा क्यों होता है। तो अभी तो ये आंवला कर लो, ठीक है, चीनी कर लो, 3 तरह के जो रस हैं वो कर लो, जांगल मास तुम्हें याद रह ही जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब देखो इस पूरे चैप्टर का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट बताऊँ तुम्हें तो वो ये है, इसे बोलते हैं हंसोदक जल। और कुछ करो ना करो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अगर इसका श्लोक करो तो ठीक है, वरना चरक वाला जो करोगे वो भी अच्छा है। तो मैंने चरक वाला किया था, वो इजी पड़ेगा थोड़ा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो देखो हंसोदक जल क्या होता है कि पहली बात तो इसको हंसोदक क्यों बोलते हैं, हंस ये भी पूछते हैं कि इसको हंसोदक क्यों कहा जाता है। कि जैसे हंस जो होता है, इसमें क्या करते हैं, अपन पानी लेते हैं उसको एक बार चांद, एक तो पूरी रात के लिए चांद के अंदर रखते हैं, ठीक है, फिर जब सुबह हो जाती है तब भी उसको रखा रहने देते हैं। तो सुबह पूरे दिन उसके ऊपर धूप की किरणें पड़ती है, रात को फिर चांद की किरणें पड़ती है, फिर एक तारा उदय होता है, एक तारा होता है जिसका नाम हम अगस्त्य बोलते हैं। तो उसकी वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं जिससे वो निर्विष हो जाता है, हम कहते हैं कि ये निर्विष हो गया, ये अमृत तुल्य हो गया। तो ये जो वाटर होता है ना ऐसा रखा हुआ ये पूरे दिन के लिए, पूरे दिन रात के लिए, इसको हम हंसोदक बोलते हैं। तो ये इतना निर्मल और इतना पवित्र हो जाता है कि जैसे हंस जो होता है, हंस कभी भी है ना गंदा पानी नहीं पीता। तो हंस क्या करता है, हमेशा जो साफ पानी होता है उसी के अंदर ही मुंह डालता है। तो हंस उदक ऐसा पानी जिसको हंस पसंद करे, इतना पवित्र और इतना शुद्ध होता है कि इसे हंस पसंद करे, इसलिए इसे हंसोदक कहा जाता है। समझ गए हंसोदक क्यों है। फिर देखो इसकी जो डेफिनेशन है ये बहुत पूछते हैं, है ना, एमसीक्यूज में भी आती है और ये प्रॉफ के एग्जाम में भी आएगी आपके, अभी नहीं तो सेकेंड ईयर में आएगी। देखो क्या कहा कि सूर्य की किरणों से तप्त, चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ और अगस्त्य तारे के उदय होने के कारण निर्विष हुआ जो निर्मल जल होता है उसे हम हंसोदक कहते हैं। ये क्या होता है, मल रहित है, वातादि मल को जीतने वाला होता है। ठीक है, और ये क्या है, न अभिसंधि है न रुक्ष है। अभिसंधि मतलब स्रोतों में चिपकने वाला, जो स्रोत जो कफ की वृद्धि, कफ से रिलेटेड है, अभिसंधि जो है वो कफ का गुण है। और न ही ये रुक्ष है, तो ना ये कफ को बढ़ाता है ना ये वात को बढ़ाता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा पानी होता है वैसा है ना। फिर क्या है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो पीने के लिए, स्नान और अवगाहन के लिए, स्नान पान अवगाहन ऐसा एक करके आता है कि ये किस किस के अंदर श्रेष्ठ है। तो ये 3 ऑप्शन है, चौथा कुछ और डाल देता है। अब ये कोई फालतू की चीज़ लग रही है बिल्कुल कि हंसोदक क्या है, हमें ये पता है, ठीक है, अभी इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये कहाँ ज़रूरी है, लेकिन ये पूछते हैं, यही चीज़ पूछते हैं। तो स्नान के अंदर, पान मतलब पीने के अंदर, अवगाहन मतलब टब बाथ जो होती है ना जिसके अंदर हम डूब के बैठते हैं, तो अवगाहन के लिए भी अच्छा है। ठीक है, हाँ प्रज्ञा अवगाहन बता दिया मैंने, टब बाथ जो होती है ना उसको हम अवगाहन बोलते हैं। ये हंसोदक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद करो तो ठीक है, वरना चरक वाला कर लेना। हम्म, फिर क्या है, देखो कि रात्रि के प्रथम पहर में ही चंदन, खस, कपूर, मोती की माला, श्वेत वस्त्रों से, अभी ये कोई काम की चीज़ नहीं है, चंद्रिका रजनीमुखे,
चंद्रिका रजनीमुखी को अंडरलाइन कर लो। एक ऐसी लाइन थी निशी चंद्रांशु शीतलम, वो चरक में आएगी। इसके अंदर क्या आया था, शशांक किरण आया था आपके। तो शशांक किरण किसके अंदर है, वो है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। और ये जो है चंद्रिका रजनीमुखी, चंद्रिका रजनीमुखी आएगा शरद के अंदर। दोनों का देखो मतलब सेम है कि रात में जो है चांदनी के अंदर बैठो। इसमें भी यही बोल रहा है कि जो चांदनी है उसका सेवन करो, लेकिन टर्म का डिफरेंस आ जाता है। तो चंद्रिका रजनीमुखी किस में आएगा, शरद के अंदर। देखो चंद्रिका रजनी दो लड़कियां हैं, तो लड़कियां, दो लड़कियां और एक लड़का, शरद। शरद मतलब लड़का है ना, तो इसके साथ में एक लड़की होनी चाहिए। तो चंद्रिका रजनीमुखी जो है वो शरद के अंदर आएगा। और बेचारा जो उसके अलावा दूसरा जो था वो किसके अंदर, वो ग्रीष्म के अंदर आएगा, शशांक किरण। अब देखो, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया वापस से, जो जो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम वही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि इसमें ओस नहीं लो, तुषार शार सौहित्य दधि तैल वसा तपान। ओस नहीं लो, शार नहीं लो, क्योंकि शार भी पित्त का प्रकोप करने वाला होता है। अवश्याय, अवश्याय मतलब ओस, अभी चरक के अंदर पढ़ोगे उसमें आता है अवश्याय वर्ड से। तो अवश्याय नहीं लेना, फिर शार नहीं लेना। ठीक है, पेट भर के खाना, अति तृप्तिपूर्ण, अति तृप्ति करके खाना नहीं खाना, क्योंकि इसमें देखो पित्त डिस्टर्ब हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये पित्त का प्रकोप है, इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है जितना खाओ तो ठीक है। पित्त जब प्राकृत अवस्था में होता है, देखो पित्त अग्नि नहीं है, पित्त का एक टाइप होता है जो अगर अपनी प्राकृत अवस्था में है, जो कि पाचक, पाचक पित्त जिसको हम बोलते हैं, वो अगर अपनी प्राकृत अवस्था में है तो वो अग्नि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर पित्त डिस्टर्ब हुआ है, बढ़ा हुआ या कम हुआ है, तो वो अग्नि को डिस्टर्ब ही करेगा। बढ़ा हुआ है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अग्नि को बढ़ा देगा। ठीक है, तो पित्त यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, इसलिए पेट भर के खाना तो नहीं ही खाना है। पेट भर के खाना खाओगे मतलब बहुत ज़्यादा अगर खाना खाओगे तो क्या होगा, उससे अजीर्ण होता है, अग्नि मांद्य होता है, फिर अजीर्ण होता है और लास्ट में आम बनता है। और जो आम है ये ब्लड को दूषित करता है, तो अल्टीमेटली ब्लड जैसे ही दूषित हुआ तो वापस वो साइकिल पूरा चल जाएगा। अब ये जो है ना, ये आपके 8 चैप्टर में आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब हुआ, आम वगैरह क्या होता है। ये 8 चैप्टर में आएगा तब पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए तो हंसोदक याद रखो। ठीक है, ये फालतू की बात है। एक ये चंद्रिका रजनीमुखी याद रखना है इसके अंदर। हाँ, ये पढ़ रहे थे हम, पेट भर खाना नहीं, दही नहीं, क्योंकि दही क्या होता है, उष्ण प्रकृति का होता है, पित्त को बढ़ाता है। अम्ल रस का होता है, उष्ण प्रकृति का होता है। और अगर खट्टा अगर आप सेवन करते हो दही को, तो वो पित्त का प्रकोप करने वाला होता है। इसके अलावा तेल है, उष्ण है, इसलिए पित्त को बढ़ाता है। तेल और वसा सेम हो गया। धूप मना किया ही था, तीक्ष्ण मद्य भी मना किया था। एक जो है स्पेशली कॉन्ट्रा, स्ट्रांगली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड था, वो किसके अंदर, ग्रीष्म में था। और यहाँ पे शरद के अंदर भी मना है, क्योंकि क्या बोला था, पित्त मद्य कैसा, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, तो पित्त का प्रकोप करता है, इसलिए मद्य भी मना किया। फिर दिन में सोना, इसमें भी मना है। उससे पहले वाली जो वर्षा थी उसमें भी मना है, सभी के अंदर मना है, एक ऋतु को छोड़ करके। पूर्व दिशा की वायु, इसको त्याग देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूर्व दिशा की वायु का त्याग किस में करना चाहिए, प्राग वातम च वर्जयेत। ये ऐसा करके आता है एमसीक्यू, प्राग वातम च वर्जयेत किसके लिए कहा है, शरद के लिए कहा है, पूर्व दिशा की वायु, क्योंकि ये क्या करती है, पित्त को बढ़ाती है। पू से पित्त याद कर लो, पूर्व दिशा की वायु पित्त को बढ़ाएगी, इसलिए इसको शरद में सेवन नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी शरद ऋतु कंप्लीट हो गई। अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा इसका समरी बता देगा कि जो शीत ऋतु होती है, अब इसके अंदर इसको तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें याद रहना चाहिए। शीत ऋतु जो थी हमारी हेमंत और शिशिर थी, इसके अंदर क्या बोला था कि वात कुपित हो रहा था। ठीक है, वात कुपित हो रहा था और उसकी शीत थी, इस वजह से अग्नि भी बढ़ी हुई थी। पहली बात तो अग्नि बढ़ी हुई थी, वात कुपित हो रहा था, तो हमें वात को शांत करना था, अग्नि को भी शांत करना था, तो गुरु चीज़ें देनी थी। वात के लिए हम क्या देते थे, माल देते थे, तो MAL का इस्तेमाल करो। तो इसमें यही बोला है कि शीत ऋतु जो है और वर्षा ऋतु जो है उसके अंदर मधुर अम्ल और लवण का सेवन करो। वर्षा ऋतु के अंदर इसलिए क्योंकि वात का कोप होता है। ठीक है, फिर बोला कि वसंत जो है, वसंत में अंतिम 3 रस का, तो ये तो तुम्हें बिल्कुल रट गया होगा अब कि वसंत जो है इसमें कफ का प्रकोप हो रहा था, इसलिए क से कफ, क से कटोतिक्त कषाय, तो इनका सेवन करो। फिर क्या बोला कि ग्रीष्म के अंदर, सिर्फ ग्रीष्म ऐसी ऋतु है जिसके अंदर क्या करो, मधुर रस का करो। वैसे ग्रीष्म में भी वात का संचय हो रहा था, लेकिन मधुर अम्ल लवण नहीं यूज़ किया। अम्ल और लवण क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ग्रीष्म उष्ण ऋतु है, तो सारे तरह के जो उष्ण रस है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसलिए नहीं यूज़ किया। फिर बोला शरद के अंदर मधुर तिक्त कषाय, तो स्वादु तिक्त कषाय रस का प्रयोग करो।
अब क्या बोला कि शरद और वसंत जो है इसके अंदर क्या है, रूक्ष द्रव्यों का सेवन करो, क्योंकि शरद के अंदर पित्त का प्रकोप हो रहा था। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम, सस्नेह मतलब स्नेह के साथ होता है, तो स्नेह अगर लेंगे तो वो और बढ़ा देगा, इसलिए रूक्ष द्रव्य लो। वसंत तो बिल्कुल कफ से रिलेटेड है, इसलिए रूक्ष लो। फिर क्या है, ग्रीष्म और शरद में शीत द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ग्रीष्म में तो समझ में आ गया, शरद में क्यों करना, क्योंकि पित्त बढ़ रहा था। पित्त को शांत करने वाली जो चीज़ है ना, बहुत बढ़िया वाली चीज़ है, वो होता है शीत रस, शीत गुण। इसीलिए जो आंवला है वो अम्ल रस का होते हुए भी पित्त को शांत कर रहा था, क्योंकि उसका वीर्य शीत है। पित्त के मामले में हम वीर्य को देखते हैं, क्योंकि इसका वीर्य शीत है, इसलिए ये पित्त को शांत करता है। ठीक है, आज ये चैप्टर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ये, कि एक जनरल कंसेप्ट बता रहा है कि हमेशा सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए। सर्व रस जो साथ में जिसके होते हैं, कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जो सारे खाता वो बेस्ट है। लेकिन फिर भी हमने ऊपर जो रस बताएं इसका भी ध्यान रखो, कि जो ऋतु के अकॉर्डिंग जो बताएं उसको थोड़ा ज़्यादा खाओ। जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उसके अंदर मधुर थोड़ा ज़्यादा खाओ, बाकी को थोड़ा कम कर दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाओ ही नहीं, अम्ल लवण खाओ ही नहीं, मतलब खाने के अंदर लवण तो लो ही मत पूरी गर्मी, ऐसा नहीं है, कम खाओ, मधुर के कंपैरेटिव में कम खाओ। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसके अंदर, दूसरी, इस चैप्टर के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे बहुत पूछी जाएगी, इसको बोलते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि से क्या समझते हो, कि दो ऋतुओं की कुछ संधि हो रही होगी। तो देखो पढ़ते हैं इसके अंदर क्या कह रहे हैं ये, कि जो ऋतु चल रही है उस ऋतु का अंतिम सप्ताह, मतलब कि जो चल रही थी उसके 7 दिन, प्लस जो ऋतु आ रही है उसका आरंभिक सप्ताह, मतलब आने वाली ऋतु के 7 दिन, इन दोनों को मिला करके टोटल 14 डेज की हम बोलते हैं कि ये ऋतु संधि है। तो ऋतु संधि को ऐसे देख लो। अच्छा, इसके अंदर आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि इस ऋतु संधि में पहले वाली ऋतु की विधि जो है उसको छोड़ना है, और दूसरे वाली जो ऋतु की विधि है उसका सेवन क्रम पूर्वक शुरू करना है। एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुमने सुना होगा कि पहले कहते थे कि देखो मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखो। इसी तरीके से जब मौसम का ट्रांजिशन होता है, कि एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब हम जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, वायुमंडलीय जो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि हमने देखो रस की बात करी, हमने सूर्य चंद्रमा की बात करी, तो वो चेंज होते हैं ना। तो क्या करना, अडेप्टेशन के लिए ये क्या चीज़ बताइए, अडेप्ट हो जाए, ताकि हम इस ऋतु से निकल के इस ऋतु के लिए अडेप्ट हो जाएं। जैसे ग्रीष्म ऋतु थी, इसके बाद में वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म के अंदर बहुत बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत रुक्ष वायु थी, एकदम रुक्ष थी। वर्षा ऋतु कैसी थी, हमने देखा कि बहुत क्लेद युक्त थी, इसके अंदर कैसे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। दूसरा, ठंडी भी रहने लग जाती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, तो एकदम अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना। तो हमारी बॉडी इसके लिए अडेप्ट हो जाए, इसके लिए आचार्य ने क्या कहा, कि भाई देख लो, ग्रीष्म का जैसे ही आखिरी सप्ताह चलना, कि तुम्हें लगे अब ये आखिरी सप्ताह है या लास्ट के 7 दिन, तो इसके जो ऋतुचर्या हमने बताई थी तुम्हें, क्या बताई थी, कि मधुर रस का सेवन करो, और वो चांदनी का सेवन करो जो है उसको धीरे धीरे कम करो, क्रम से। क्रम से का मतलब क्या है, धीरे धीरे। वो क्रम का मतलब अभी बताएंगे, चैप्टर 7 जो है उसका बताएंगे कि क्रम का मतलब क्या होता है। इसको थोड़ा कम करो, अच्छा वाला थोड़ा लेते जाओ। तो इसको जैसे कम किया, वैसे ही जो वर्षा ऋतु का जो अपने हमने रेजिमेंट बताया था, क्या बताया था, पंचकर्म करवाओ इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लो। जैसे इसके अंदर हमने आपको उद्मंत बताया था, इसमें उद्मंत का यूज़ करो, तो लास्ट के जो 7 दिन हैं उसमें उद्मंत का यूज़ कम करो। वर्षा ऋतु के अंदर जो चीज़ें खाने पीने की बताई उसका यूज़ ज़्यादा करो, मतलब इसमें मधु का यूज़ ज़्यादा शुरू कर दो। समझ गई ना, इसको धीरे धीरे छोड़ते जाना है, उसको धीरे धीरे अपनाते जाना है। वर्ड क्या लिखोगे तुम, क्रम से लिखोगे, क्रम से लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रम का मतलब क्या है ये आपको हेमाद्री अपनी टीका के अंदर बताते हैं। तो क्रम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कि ऋतु संधि में पहली बात तो ऋतु संधि होती क्या है। जब आपसे पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन कि ऋतु संधि क्या है, तो आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि पहले आप रेफरेंस लिखोगे, कि सबसे पहले तो ये पंचायती की किसने, ऋतु संधि नाम की, तो ये अष्टांग हृदय में की, कौन सा चैप्टर है वो मेंशन करोगे, ऋतुचर्या के अंदर की। फिर इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि ऋतु संधि होता क्या है, कि जो लास्ट जा रही है ऋतु उसके लास्ट 7 दिन, और जो आ रही है उसके आगे वाले 7 दिन, तो वो जो होता है ऋतु संधि होती है। फिर आप लिखोगे डेज कितने होते हैं, तो चलो भाई 14 डेज होते हैं। अब लास्ट में लिखोगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें जो पहले वाली ऋतु होती है उसकी ऋतुचर्या को छोड़ करके क्रम से जो आने वाली ऋतु है उसकी ऋतुचर्या को अपनाना चाहिए, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरीके का एक होता है यमदंष्ट्रा काल।
ठीक है। यम दंष्ट्रा काल जो होता है वो टोटल 8 और 8 16 दिन का होता है। ठीक है। आचार्य काश्यप ने इसको बताया था, लिख लो, लिख ही लो, है ना, वैसे मैं चरक में बताने वाली थी तुम्हें। आचार्य काश्यप ने इसे बताया था। एक मिनट, हाँ, हाँ जी। कार्तिक मास, ये इसमें क्या था, ऋतु संधि जो है ना वो हर ऋतु के लिए है, इन 6 ऋतु के लिए है। कोई भी 2 ऋतु ले लो तो वो ऋतु संधि के अंदर आ जाएगी। लेकिन जो यम दंष्ट्रा काल है ना, ये सिर्फ 2 माह के लिए होता है। एक होता है कार्तिक और एक होता है मार्गशीर्ष। तो कार्तिक के आखिरी 8 दिन और मार्गशीर्ष के शुरुआती 8 दिन, तो ये जो पीरियड होता है इसको हम यम दंष्ट्रा काल बोलते हैं। कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास, मैंने बोला था कि हिंदी महीने आप लोग याद करोगे और चार्ट बना करके मुझे बताओगे। अभी तक किसी का भी नहीं आया है तो बनाओ, उसको याद करो, बहुत ज़रूरी है वो। ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, कार्तिक के लास्ट 8, मार्गशीर्ष के फर्स्ट 8 जो दिन होते हैं उसको, ये टोटल 16 दिन मिला करके हम यम दंष्ट्रा काल कहते हैं। यम दंष्ट्रा क्यों, क्योंकि ये यम के बराबर होते हैं। आचार्य काश्यप इसमें कहते हैं कि इसमें जो कम खाने वाला होता है, मिताहारी जो होता है, वही जीवित रहता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है। तो ये यमदंष्ट्रा काल भी पूछते हैं, याद हो तो ठीक है, बाकी तुम तो अभी तो ऋतु संधि याद करना, बाकी चरक पढ़ाएंगे तब आपको और बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऋतुचर्या कंप्लीट होता है। आज की क्लास यहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, डिसमिस।